Hello everyone, welcome to our Physics Choice YouTube channel. My name is Rupinder. So last lectures में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. आज का हमारा टॉपिक मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नीट IIT JEE में लास्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. इसको हम दो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में और सेकंड लेक्चर में हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. सो टॉपिक इज मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. देखिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हर बार हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस का. सो न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या हैं? लास्ट वीडियो में आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ही होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ए न्यूक्लियस. तो प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होंगे. न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंदर डिस्कस करते हैं लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. एक जैसे चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. That force is called न्यूक्लियर फोर्स. ये न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. एक तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में. फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज. ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होंगे. न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होगा, फिर भी उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज. सेकेंड प्रॉपर्टी, दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. कितने स्ट्रॉन्ग हो गए? अगर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. देखिए, नेचर में लगभग हम 4 टाइप के फोर्सेस की बात करते हैं, जिसमें से 3 के नाम मैंने आपको बताए हैं, कंपैरिजन बताया है. न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस बिकॉज ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखते हैं. अगर हम कंपैरिजन करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है या फिर न्यूक्लियर फोर्स, मीन्स कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. देखिए, लगभग स्टूडेंट्स समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है. न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं. दैट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस तक वो एग्जिस्ट करते हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फर्मी डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर सकते हैं. अगर 10 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस हम रखते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं. देखिए, फर्मी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी बोलते हैं. न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर होता है उसी के कंपैरेबल ये एग्जिस्ट करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू होती है 10 फर्मी. इतनी वैल्यू तक न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और अपने अट्रैक्टिव नेचर को शो करते हैं. अगर हम डिस्टेंसेस को डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज करें? अगर डिस्टेंसेस 0.8 फर्मी से कम कर दी जाएं, सो न्यूक्लियर फोर्सेस बिहेव लाइक रिपल्सिव फोर्स. तब इनका नेचर रिपल्सिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा. So nuclear forces may be attractive, may be repulsive, depend upon the distance.
डिस्टेंस कितनी होगी, इतना मैक्सिमम इतना डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करेंगे। अगर इससे कम डिस्टेंस पे हम लेके जाएंगे तो ये फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे। अट्रैक्टिव रिपल्सिव को भी नेचर हो सकता है, बट नॉर्मली जब भी हम डिस्कस करेंगे हम अट्रैक्टिव ही लेके चलते हैं इनके नेचर को। इतनी डिस्टेंस तक ये एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज फर्मी इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस मानते हैं तो ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाएंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं एंड दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन पे भी डिपेंड करते हैं, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी पहले वाली दो हैं और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस भी आएगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। फोर्सेस को हटाना है तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक फोर्स से बंधे होते हैं, उस फोर्स का नाम आपको न्यूक्लियर फोर्स बताया। अगर हम प्रोटॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं या न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। इन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है। अगर बाहर निकालना है तो कोई ना कोई एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। इन फोर्सेस को हटाना है, इस फोर्सेस की स्ट्रेंथ को हमें कम करना है ताकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल सके। सो बाइंडिंग एनर्जी की हम दो स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियॉन्स कि न्यूक्लियॉन्स की कितनी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। या हम बोल सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो बंधे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी, अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, फोर्स है तो हम वर्क डन लगा सकते हैं, कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक स्टेटमेंट ये है हमारी। सेकेंडली हम बोल सकते हैं अगर इस न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए, ये हमारा पहले वाला न्यूक्लियस था, अगर इस न्यूक्लियस से हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर फोर्सेस, कितना स्ट्रॉन्गली ये बंधे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क डन हमें करना पड़ेगा। कम एनर्जी से बंधे होंगे तो हमें कम वर्क डन करना पड़ता है। न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर हमने तोड़ दिया। अगर हम दोबारा से इनको जोड़ के एक नया न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, अगर हम नए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं तो ये देखा गया कि जो हमारा नया न्यूक्लियस होगा इसका मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस से कम आएगा। इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मीन्स कुछ मास हमारा डिसअपियर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में या फिर मास की फॉर्म में ही। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का मास हम mp से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स के मास को हम mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल न्यूक्लियस ये था, इसको हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस। ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस का जो मास होगा वो m ऑब्जर्व्ड हम मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट, observed mass of nucleus is less than the sum of masses of protons and neutrons।
इन दोनों को जोड़ने से जब नया न्यूक्लियस बनाया गया तो जो नए न्यूक्लियस का मास और इन दोनों के मासेस को जब हम जोड़ते हैं तो वो इक्वल क्वांटिटीज नहीं आई, मीन्स कुछ ना कुछ बीच में मिस हो रहा है। वो क्या मिस हो रहा है, कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, उस डिसअपियर मास को ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं एंड मास डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। मास डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अगर ज़्यादा होगा सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में से अगर ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस के मास को हम माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, जितना मास डिसअपियर हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर हुआ उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्वांटिटी हमारी लार्जर होगी, लार्जर क्या है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन दोनों में से अगर हम ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस के मास को माइनस करते हैं, डिफरेंस अगर देखते हैं दोनों का तो हमें वैल्यू मिलती है मास डिफेक्ट की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एक रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे मास डिफेक्ट होगा तो एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशनशिप्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को एनर्जी की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या मास डिसअपियर होता है एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट निकली है, सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको मैथमेटिकल हम लिखते हैं क्योंकि मैथमेटिकल ही पूछा जाता है। मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू, देखिए हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स होगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो Z ऑफ Mp एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z देते हैं हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z हमें देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों की वैल्यूज़ ज़्यादा होगी किससे, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस से। ये आ गया यहाँ पे न्यूक्लियस का मास। इनको अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है मास डिफेक्ट की। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो E इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। आपको C से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डेल्टा m की वैल्यू को निकाल के सिंपली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपकी एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। c² से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मास डिफेक्ट था। अगर इस मास डिफेक्ट को हम c² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, या हम 931 से Z ऑफ Mp प्लस A माइनस Z ऑफ Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू c², दिस इज आवर बाइंडिंग एनर्जी। देखिए सिग्निफिकेंस क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी का, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा, वो हमें इस कंसेप्ट से पता चलता है। एक हमारे पास टर्म आएगी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से वाला न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसको हमने मास नंबर बोला था। अगर बाइंडिंग एनर्जी को हम मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का। सिग्निफिकेंस क्या होगा, जिस
न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस उतना ही कम स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931 डिवाइडेड बाय मास नंबर, और जो टर्म्स आएंगी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के अंदर व्हाट इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखिए ये होता है हमारा मैथमेटिकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं कि आपको ये टर्म्स दी गई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन आता है आपका कर्व से रिलेटेड, कर्व में फ्यूजन फ्यूजन उनसे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये कर्व दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया जाता है। इस कर्व में वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को, और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं मास नंबर को, बिकॉज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास नंबर हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हमारी वाई एक्सिस पे होगी। इस कर्व को हम तीन पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तीन टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होगा लाइट न्यूक्लियाई, सेकंड इज इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, एंड थर्ड इज हैवी न्यूक्लियाई। तीन टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट, इंटरमीडिएट एंड हैवी न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई उनको बोलेंगे जिनका मास नंबर 0 से 20 अप टू 20 तक जो होंगे उनको लाइट न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। 20 से लेकर के 120 तक जिसका मास नंबर होगा उनको हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, एंड 120 के बाद जिनका मास नंबर होगा उनको हम हैवी न्यूक्लियाई की कैटेगरी में रखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं लाइट न्यूक्लियाई से रिलेटेड। देखिए लाइट न्यूक्लियाई अप टू 20 में क्या होगा, हाइड्रोजन से लेकर के हम नियोन तक की बात करेंगे। तो लाइट न्यूक्लियाई के केस में जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में कम होती है। बट एक एक्सेप्शनल है यहाँ पे कि 4n रूल को जो फॉलो करते हैं, जो एलिमेंट्स 4n रूल को फॉलो करते हैं, मीन्स जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल होगा, n की वैल्यू 1 2 3 4, और ये सिर्फ वैलिड होगा लाइट न्यूक्लियाई के लिए ही। 4n रूल सिर्फ लाइट न्यूक्लियाई के लिए ही वैलिड होगा। जिसका मास नंबर 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये न्यूक्लियाई अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। सो जिन न्यूक्लियाई के अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो देखिए कर्व में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीक बनाई गई है। पीक क्यों बनाई गई हैं? जो 4n रूल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल होगा हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन। ये सभी न्यूक्लियाई 4n रूल को फॉलो करते हैं, मीन्स इनके मास नंबर 4 के मल्टीपल होंगे। ये न्यूक्लियाई अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। दीज आर मोस्ट स्टेबल। इसके नेबरिंग में कौन सा होगा? लिथियम हो जाएगा, इसके नेबरिंग में होंगे। ये जो नेबरिंग में एलिमेंट हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इनकी पीक दिखाई गई है। जैसे ही हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट के केस में हम कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इंटरमीडिएट केस में आयरन के लिए Fe56। आयरन के लिए
वैल्यू होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। कितनी वैल्यू होगी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इंटरमीडिएट रीजन में कहाँ से 20 से लेकर के अप टू 120, इंटरमीडिएट रीजन में 20 से लेकर के अप टू 120 तक जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू रहेगी, ऑन एन एवरेज वो वैल्यू रहती है 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इंटरमीडिएट रीजन में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी? दैट इज आयरन। उसकी वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंटरमीडिएट के केस में था। जैसे ही हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, 120 के बाद की हम बात करेंगे, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगेन डिक्रीज करने लगती है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 to 238, जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, हैवी न्यूक्लियाई होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, साइज़ बड़ा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो डीके शो करते हैं और उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। देखिए आपको बताया था जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी कम होगी वो कम स्टेबल होगा। सबसे कम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है हैवी न्यूक्लियाई की। सो हैवी न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल एंड मोस्ट ऑफ द हैवी न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये लगभग रेडियो एक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन का रिपल्शन ज़्यादा होता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए, और इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए लाइट न्यूक्लियाई बताया कि जो 4n रूल को फॉलो करेंगे उनकी वैल्यू उनके नेबरिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इंटरमीडिएट में जो वैल्यू रहती है ऑन एन एवरेज 8.5 रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से न्यूक्लियाई की वैल्यू होती है? आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हैवी न्यूक्लियाई की बात की। हैवी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस कर्व में हमने 3 टाइप के न्यूक्लियाई की बात की है, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जीज की बात की है। तो इस कर्व से हम बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियाई कम स्टेबल होता है। देखिए जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इवन का मतलब होगा इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जिस न्यूक्लियाई के अंदर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो उतने ही कम स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो हमने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस किया है। आपको 2 एग्जांपल्स लेके बता देते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, इसकी वैल्यू दी गई है बाइंडिंग एनर्जी की 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस केस में हमें हीलियम के लिए वैल्यू दी गई है 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें बाइंडिंग एनर्जी दी गई है 2 न्यूक्लियाई के लिए, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी पता चलती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी से, ना कि बाइंडिंग एनर्जी से। तो हमारा काम है पहले एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना। इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम 2 से और इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिजल्ट हमारा आएगा दैट विल बी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो हीलियम होगा ये लिथियम और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसी ग्राफ से न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न के बारे में, और उसी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी और किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप इजीली बता सकते हो कि एनर्जी का रिलीज़ कब होगा और कब नहीं होता। न्यूक्लियर फिजन होता है और एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना। जब एक हैवी न्यूक्लियाई
एक हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लाइट न्यूक्लियाई में टूट जाएगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में जुड़ेंगे तो एक नया न्यूक्लियाई बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फ्यूज होना। दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, एक नया न्यूक्लियाई बना रहे हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई जुड़ेंगे और एक हैवी बनाएंगे, जबकि यहाँ पे एक हैवी दो लाइट में टूटता है और एनर्जी रिलीज होगी। क्या फ्यूजन के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है? जी हाँ, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों ही प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। कई स्टूडेंट समझते हैं क्योंकि फ्यूजन आप लगभग ज़्यादा पढ़ते हो, फ्यूजन आपकी बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया होता, तो फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होगी, फ्यूजन में नहीं होगी, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए हमें देनी पड़ रही है बट साथ में एनर्जी रिलीज भी होती है। तो इस कर्व से हम डिस्कस करेंगे कि कौन से न्यूक्लियाई के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और कब नहीं होगी। देखिए, हम बात करते हैं फ्यूजन की। एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट में टूट रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरेनियम 92-238 का। ये एक हैवी न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू औरों के कंपैरिजन में कम है। अगर ये दो लाइट में टूट रहा है तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? इंटरमीडिएट रीजन में आना पड़ेगा, क्योंकि एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट में टूट रहा है। इसकी एनर्जी कम है, इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी गेन करता है उतनी ही एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। यूरेनियम 92-238, इसकी एनर्जी है हमारे पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो लाइट न्यूक्लियाई में तोड़ रहा है, मीन्स ये इंटरमीडिएट रीजन में दो लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। और जब दो फ्यूजन फ्रैगमेंट में टूटता है, टू फ्यूजन फ्रैगमेंट में जब टूटता है, तो वो फ्यूजन फ्रैगमेंट कौन से रीजन के होते हैं? वो होते हैं इंटरमीडिएट रीजन के। और इंटरमीडिएट रीजन के अंदर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है ऑन एन एवरेज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.8 सिर्फ आयरन के लिए होगी, अदर एलिमेंट्स के लिए नहीं होगी। 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, ये हैवी न्यूक्लियाई जब टूट रहा है तो जो दो न्यूक्लियाई मिलेंगे वो इंटरमीडिएट रीजन के मिलेंगे हमें, और उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी इस हैवी न्यूक्लियाई से, तभी तो उनको हम स्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हैं। साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, हमेशा हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। प्रोडक्ट हमारा दो फ्यूजन फ्रैगमेंट हैं और रिएक्टेंट हमारा यूरेनियम है। सो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी को हमने माइनस कर दिया। यहाँ से हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू आएगी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, ये एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है यूरेनियम 92-238 के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मास नंबर के साथ। 238 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हमें वैल्यू मिलती है 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ऑन एन एवरेज बुक्स में क्या लिखा होता है कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होगा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिलीज होता है। वो रिलीज हमें कैसा पता चल रहा है? ये यूरेनियम कौन से फ्रैगमेंट के अंदर स्प्लिट हो रहा है। देखिए, जरूरी नहीं है यूरेनियम 92-238 हमेशा दो उन्हीं फ्रैगमेंट में टूटेगा कि बैरियम और क्रिप्टोन होगा तो उन्हीं में बार बार टूटेगा। ये अदर में भी टूट सकता है, डिपेंड अपॉन द एनर्जी, और उसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और बता सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। देखिए, हम जा रहे हैं हैवी से इंटरमीडिएट में, तो हमारे एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम लाइट न्यूक्लियाई से इंटरमीडिएट की तरफ मूव करेंगे, अगर हम दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो हैवी न्यूक्लियाई इंटरमीडिएट रीजन में लाई करेगा, तो लो एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं हम? हाई एनर्जी में। यहाँ पे भी एनर्जी का गेन होगा और एनर्जी का रिलीज होगा। तो चाहे फ्यूजन हो रहा है चाहे फ्यूजन हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस में जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। तो आपसे ग्राफ दिया जाएगा, इस टाइप से ग्राफ दिया जाता है, पूछा जाता है
कि किस में एनर्जी रिलीज़ होगी, किस में एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लोअर से हायर मूव करेंगे, उसी दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हम हाई से लो आएंगे तो एनर्जी का रिलीज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।